अब्बू एक आला अफसर थे। उन्हें दोस्तों की दावत करने का बहुत शौक था। चाय के दौर चलते और सिगरेट का सुरमई धुआं फिजा को ख्वाबनाक बना देता। ये दोस्तों की महफिल हफ्ते की शाम सजती और अक्सर रात भर जारी रहती। हम अब्बू का इंतजार करते करते सो जाते और अम्मी भी अपनी ख्वाबगाह में करवटें बदलती रहती। उनको सुबह तक नींद नहीं आती थी। जिस मशरूब का तकरीब में दौर चलता उसकी बू सारे घर में फैल जाती थी। वालदा अगले दिन अब्बू से इस बात पर उलझती और खफा हो जाती, लेकिन उन पर कुछ असर ना होता। कहते, मेरी अफसरी और तरक्की के लिए ये महफिलें जरूरी हैं। जानती हो कि इन महफिलों में हमारे घर में किस ओहदे और रुतबे के लोग आते हैं। उन्हीं के दम से तो हमारे घर में अमारात की देवी आती है और उसी की वजह से तुम ऐश कर रही हो। बेशक अब्बू दोस्त नवाज थे और दोस्त नवाज होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उनको जो लत पड़ चुकी थी, यानी हर रोज ताश खेलने और शराब पीने की, उसका कोई इलाज ना था। पहले घर से शाम को चले जाते तो आधी रात को आते। वालदा को इंतजार में नींद ना आती और सुबह उनकी लड़ाई हो जाती। फिर अपनी अज़वाजी जिंदगी बचाने की खातिर अब्बू घर में ही पीने लगे। हम प्याला दोस्तों की महफिलें जमा लेते ताकि बीवी देर से घर आने पर खफा ना हो। कुछ दिन अम्मी चुप रही, फिर इन महफिलों से भी चिढ़ने लगी। अब्बू कहते, तुम सो जाया करो, क्यों जागती रहती हो? नौकर मौजूद हैं काम करने को। तुम्हारी जरूरत सिर्फ खाना भिजवाने तक होती है। कौन औरत चाहती है कि बीवी रात 2-3 बजे तक जागकर शोहर का इंतजार करती रहे? ख्वाह शोहर घर पर ही मौजूद हो, मगर उनका मौजूद होना तो उनके हम मिजाज दोस्तों के लिए था। दिन को ऑफिस, शाम को दोस्त। अम्मी और हमारे लिए वक्त ही नहीं था उनके पास। वालदा चाहती थी कि जीवन साथी शाम को कहीं सैर पर ले जाए, उन्हें कंपनी दे, लेकिन वालिद साहब उन मर्दों में से थे जो खूबसूरत बीवी होने के बावजूद बाहर वक्त गुजारना नापसंद करते हैं या फिर दोस्तों के नरगे में घिरे रहते हैं। वालिद की खुशी भी इसी में थी और दोस्तों की महफिलें छोड़कर वो बेमौत मरना नहीं चाहते थे, क्योंकि बीवी से लाख मोहब्बत हो वो एक मामूल की शय होती है। उन्होंने इस झगड़े के हल की एक तरकीब निकाल ली। अम्मी को ताश खेलना सिखा दिया। अब दोस्तों के आने से 1 घंटा पहले अम्मी के साथ ताश खेलते। रफ्ता रफ्ता मेरी अम्मा भी अब्बू के ढप पर आ गई। पहले वालिद के साथ खेलती, फिर उनके दोस्तों में आ बैठती और घंटा आधा घंटा उनके साथ खेल में शामिल हो जाती। वालिद को बुरा नहीं लगता कि कुछ देर शरीके हयात खुश हो लेती हैं और करीबी दोस्तों के सामने तो पहले भी आती थी। इस तरह उन्हें इतना फायदा हुआ कि मेरी माँ ने अपने खामद से लड़ना झगड़ना और कुड़ना छोड़ दिया। शाम को जितनी देर हम ट्यूशन पढ़ते, वो ये वक्त अब्बू के साथ ताश खेलती और फिर हमारे पास आ जाती। मैंने अपनी माँ में एक बड़ी तब्दीली नोट की। अब वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगी थी। खूबसूरत जोड़े जो उनके वार्डरोब में हैंगरों में लटके लटके मुरझा जाते थे, वो अब ड्राई क्लीनिंग को जाते थे। अब हशाश बशाश हंसती मुस्कुराती हमारी माँ हमें भी बहुत अच्छी लगती। अम्मी जब से शमा महफिल बनी, उन्होंने हम पर भी तवज्जो कम कर दी। हर वक्त बनी सवरी रहती। हमें जल्दी जल्दी सुलाकर वो ड्राइंग रूम में जा बैठती। मुझे तो नींद नहीं आती थी। देर तक जागती रहती, सोचती रहती कि पहले अब्बू देर तक वहां बैठते थे, अब अम्मी को भी अपने जैसा बना लिया है। उनके दोस्तों में से एक का नाम मुश्ताक था। ये बहुत स्मार्ट थे, अब्बू के आला अफसर थे, मगर मगरूर ना थे। हमसे बहुत प्यार करते और टॉफियों के बड़े बड़े डब्बे ला कर देते। हम बहुत खुश होते, उनका इंतजार करते थे और हर इतवार को हमें घुमाने ले जाते और अम्मी खास तौर पर उनका पसंदीदा खाना पकवाती। कभी कभी अंकल के इसरार पर अम्मी भी साथ चलती, जबकि अब्बू कहते, तुम लोग घूम आओ जब तक मैं दफ्तर के कुछ जरूरी फाइलें देख लूं, फिर वक्त ना मिलेगा। रफ्ता रफ्ता अंकल की नशिस्तें हमारे घर तवील होती गईं। वो दोपहर और रात का खाना भी हमारे साथ खाने लगे। अम्मी की तरफ उनका अल्तफात बढ़ने लगा। भाभी कहते हुए कभी तो मजाक में उनकी कलाई भी पकड़ लेते। हम बच्चे थे, इन बातों को नहीं समझते थे। शुरू में मेरे वालिद दबे दबे रहे, फिर वो भी संजीदा होते गए, यहाँ तक कि अंकल मुश्ताक को घर में दाखिल होता देखकर उनका रंग उड़ जाता और चेहरा पथरीला हो जाता। अब फिर बहाने बहाने से अम्मी और अब्बू में अनबन रहने लगी। वो अंकल को घर आने से मना भी नहीं कर सकते थे, उनमें इतनी जुर्रत भी ना थी। वो उनके आला अफसर थे और वालिद उनके मातहत थे, मगर ये गैरत की होली ज्यादा दिनों जारी ना रह सकी।
एक रोज जबरदस्त झगड़े के बाद मेरे वालिदैन की आपस में बोलचाल बंद हो गई। बता नहीं सकती उस रोज के झगड़े से हम बहन भाई इतना डर गए थे कि एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे थे। 2 दिन अब्बू घर ना आए, अलबत्ता अंकल मुश्ताक आ गए। अम्मी ने रोकर कहा कि अब मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती, ये मुझ पर गंदे इल्जाम लगाता है और बदचलन तक कह दिया है, मेरा फैसला करवा दो। मैं सोचकर जवाब दूंगा। अंकल ये कहकर चले गए। उन्होंने अब्बू से बात की होगी, हमें कुछ नहीं मालूम। अम्मी को समझाने जरूर आए थे। रुखसाना देखो, ताश वगैरह खेलना और हंसते मुस्कुराते वक्त गुजारना अलग बात है। हम लोग दफ्तरी अमूर से बहुत थक जाते हैं तो मिल बैठकर गपशप करते हैं, ताश खेलकर ज़हनी तफरीह कर लेते हैं, अगले दिन फिर काम में लग जाते हैं। ये महफिलें जो तुम्हारे घर होती हैं पहले मेरे घर होती थी, और मेरी बीवी की इजाजत से, क्योंकि वो कहती थी कि मुझे मंजूर है। आप लोग घर पर ताश खेलो या गपशप करो, इत्मीनान इत्मीनान रहता है कि तुम घर पर मौजूद हो। हाँ, रात गए बाहर से देर से घर आते हो तब मेरा जी घबराने लगता है, मैं परेशान होती हूँ। जब तुमने अपने शोहर अलियास के साथ ये मसला शुरू किया तो हम दोस्तों ने उसे यही मशवरा दिया कि बजाय हमारे साथ घर से बाहर रहने के तुम्हारे घर सब जमा हो जाया करेंगे, ताकि तुम्हारी बीवी देर तक तुम्हारे बाहर रहने से गलत किस्म के शक व शुबात में ना पड़े और पुरसुकून हो जाए। अब तुम भी पुरसुकून हो जाओ भाभी। अगर मेरी वजह से झगड़ा होता है तो मैं यहाँ नहीं आया करूंगा। मेरे भी बीवी बच्चे हैं और तुम्हारा भी शोहर है, बच्चे हैं। अगर अलियास का घर मेरी वजह से बर्बाद हो गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं बहरहाल अलियास से तंग हूँ। अम्मी ने रोते हुए कहा, मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी। आप लोगों की अलैदगी अच्छी बात ना होगी, पुरसुकून हो जाओ। मैं अलियास को समझा दूंगा, आइंदा वो तुम पर शक नहीं करेगा। अम्मी मेके चली गई। अंकल ने अब्बू को समझाया। उन्होंने हमारे मुरझाए हुए चेहरों पर नजर डाली तो उनका दिल भर आया। वो अम्मी को मनाकर घर ले आए। जिंदगी में कुछ समझौते ज्यादा देर तक साथ नहीं देते और दिलों को काबू रखने के लिए दिमाग को बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। अम्मी के दिल में दरार पड़ चुकी थी। अब्बू बहुत जल्द समझौते की ये जंग हार गए। एक बार फिर न जाने किस बात पर झगड़ा हुआ। इस दफा मेरी वालदा हमें और जेवरात भी साथ लेकर मेके चली आईं। उन्होंने मेरे बाप के साथ मजीद जिंदगी गुजारने से इनकार कर दिया। पहले तो नाना ने बहुत समझाया, जब देखा कि बेटी किसी सूरत राजी नहीं तो खुला का दावा किया और 7 बच्चों के इखराजात का भी। वालिद साहब ये जंग हार गए। उनकी तनख्वाह से रकम कटने लगी और मेरी वालदा को मिलने लगी। अब अम्मी आजाद थी, वो जब चाहे अंकल मुश्ताक से शादी कर सकती थी, मगर अंकल आजाद नहीं थे। ताहम अम्मी ने राब्ता जारी रखा। बिलाखिर मेहनत रंग लाई। एक और सुहागर मतलक्का हो गई। यूं कि जब मुश्ताक की बीवी को खबर हुई कि रुखसाना नामी औरत उसके शोहर को फोन करती है, रोकर मेके चली गई। उसने भी खुला ले लिया। तब मुश्ताक साहब से बच्चों का रोना देखा ना गया और बच्चे बीवी को दे दिए। जो होना था हो गया। मुश्ताक के गले में बदनामी का तोप पड़ गया। उनकी पहली बीवी ने खूब उनको बदनाम किया और अम्मी को भी, कि दोनों के इश्क माशूके ने दोनों घरों को बर्बाद और बच्चों को दर बदर किया। अब बचाने को रह क्या गया था कि जिसकी खातिर अम्मी और अंकल मुश्ताक दुनिया की शर्म करते। बदनामी खूब हो गई थी। ताल्लुक गलत ना था तो भी दुनिया ने गलत रंग दे दिया और सर उठाकर जीने का ना रखा। सब कहते कि कहीं ना कहीं कोई खराबी होती है, तभी ऐसे फैसले हो जाते हैं, मगर सजा तो उन नादानों को मिलती है कि जिनका कोई कसूर नहीं होता। और हमारी मासूमियत कोई देखता कि जिस रोज अम्मी की शादी थी, हम दोनों बहन भाई बहुत खुश थे। बच्चे हमसे पूछ रहे थे, तुमने ये नए और खूबसूरत कपड़े क्यों पहने हुए हैं। मैं और अयान फख्र से कह रहे थे कि आज हमारी अम्मी की शादी जो है, अम्मी गोटे वाला जोड़ा पहनेंगी तो कितनी प्यारी लगेंगी। और बच्चे कह रहे थे, उनके घर पर तो शामियाना लगा है, अभी कुछ देर में बारात आएगी, दूल्हा आएगा, हम देखेंगे कितना मजा आएगा। और मैं उनकी ये बातें सुनकर ऐसी नखुवत दिखा रही थी जैसे अम्मी की नहीं मेरी गुड़िया की शादी हो। हम एक अनजानी कैफियत में डूबे हुए थे। फिर ना जाने क्या हुआ, दूल्हा की गाड़ी के आते ही नाना जान हमारे पास आए। उन्होंने हम दोनों को बाजुओं से पकड़ा और एक गाड़ी में बिठाकर हमारी फूफो के घर ले गए। हम सिसकते रह गए कि नाना जान हमें अंदर जाने दीजिए, अम्मी को देखेंगे। मगर उनको तरस ना आया और शामियाना जगमगाते रंग बिरंगे बल्ब
और सजी हुई दुल्हा की गाड़ी, सब कुछ नजरों से ओझल हो गया। रात भर से सकते हम ना जाने कब नींद की आगोश में चले गए। सुबह नाना वकील के साथ आए और कहा, इन बच्चों को अलियास के हवाले कर दो, इनका यहाँ रहना मुहाल है, कोई सही देखभाल ना कर सकेगा और रुखसाना की आइंदा जिंदगी के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। बाप के पास चले गए तो इसको चैन आ जाएगा और वो हमारा पीछा छोड़ देगा। नाना जान चले गए और वकील जो रिश्तेदार भी थे अपने बाजुओं में भरकर बैठ गए। हम रो रहे थे और वो भी रो रहे थे। बाप ने हमको बेशक सीने से लगा लिया, मगर माँ की याद दिल से ना गई। इतनी मुद्दत गुजर गई और वो आंसू आज तक नहीं थमे थे। अब वो गालों पर नजर नहीं आते, मगर दिल में कतरा कतरा गिरते रहते हैं, जैसे बर्फ चोटियों से पिघलकर नशेब की तरफ बहती रहती है। अब्बू ने हमारी खातिर दोबारा शादी नहीं की, हमें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। मैं अब 17 साल की हो चुकी हूँ, मगर लोग अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि जब भी कहीं शामियाने लगे देखती हूँ, शहनाई की आवाज सुनती हूँ, ये कोई सजी हुई दुल्हन दिखाई दे जाती है तो मेरा रंग सर्द पड़ जाता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं और मैं चीख मारकर बेहोश हो जाती हूँ, या फिर दबी दबी सिसकियां मुंह से निकलती हैं, जैसे कोई नन्ही मुन्नी बच्ची भरे मेले में अपनी माँ से बिछड़ जाती है। हाथ छूट जाए तो फिर जुदाई की दीवार अपनों के बीच ऐसी हाइल हो जाती है कि एक ही शहर में रहकर भी नहीं मिल पाते। सुना है कि माँ का दिल बच्चे के प्यार से भरा होता है। फिर हमारी माँ कैसी थी? क्या हुआ कि अचानक बदन पर सुर्ख जोड़ा सजाने के लिए हमारे दिल लहू लहू कर दिए और उसे अपना सुहाग का लहू रंग जोड़ा रास आ गया। क्या कभी ममता के कान बहरे और आंखें अंधी हो जाती हैं कि वो ना किसी की सिसकियां सुन सकती हैं और ना अपनी औलाद की सूरतें ही उसे दिखाई देती हैं? वो दिन और आज का दिन, कभी घर में किसी रिश्तेदार की शादी का कार्ड आ जाए तो मैं घबरा जाती हूँ। कहीं शहनाई बजे और शामियाने लगे या रंग बिरंगे बल्ब जलते बुझते नजर आए, मेरी रूह में बसी हुई सिसकियां जाग पड़ती हैं और दिल में रंग बिरंगे बल्ब आंसू बनकर गिरने लगते हैं।